Hello students, myself Mrs. Neeru Gupta, Associate Professor, Department of Chemistry, Government MS College for Women, बीकानेर। बीएससी पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया है। आज हम उसी में अगला टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, अर्थात अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। विपाटन क्या होता है ये हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स तक जाने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों की जानकारी होनी ज़रूरी है। डी ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं, क्या उनकी स्ट्रक्चर होती है, कितने होते हैं, किस तरह से उनकी एनर्जीज़ होती हैं, इन सब के बारे में हम एक जनरल इंट्रोडक्टरी आइडिया लेंगे। सो स्टार्ट विथ टॉपिक टू अंडरस्टैंड द CFT. It is essential to have a clear picture of the orientation of 5d orbitals in space and the geometrical arrangement of the ligands around the metal ion. CFT को समझने के लिए हमें ये ज़रूरी है हमारे लिए कि d ऑर्बिटल्स जो कि संख्या में 5 होते हैं, उनकी एक बहुत क्लियर पिक्चर कि उनका ओरिएंटेशन कैसा है, मतलब उनका अभिविन्यास कैसा है, स्पेस में उनका अरेंजमेंट कैसा है, और लिगेंड का मेटल आयन के चारों तरफ जो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट है वो किस प्रकार का होता है। ये सारी अगर चीज़ें हमें पता होंगी तो हमारे लिए CFT को समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं d ऑर्बिटल्स की आकृति, यानी कि शेप्स ऑफ d ऑर्बिटल्स। देयर आर 5d ऑर्बिटल्स, 5 d ऑर्बिटल्स होते हैं, ये आप जानते हैं। These are designated as dxy, dyz, dxz, dx square minus y square and dz square। 5 जो d ऑर्बिटल्स हैं वो dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर से सिम्बोलाइज किए जाते हैं या डेजिग्नेटेड होते हैं। The 3d orbitals dxy, dxz and dyz are similar and each of them consist of 4 lobes of high electron density laying in xy, xz and yz plane। इन 5 में से जो 3 ऑर्बिटल हैं dxy, dxz और dyz, ये समान होते हैं, और इन तीनों ही ऑर्बिटल्स में जो 4 लोब्स हैं, कि आप जानते हैं कि d ऑर्बिटल्स डबल शेप होते हैं, इनकी जो 4 लोब्स होती हैं वो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व वाली होती हैं, और जिनका अभिविन्यास xy, xz और yz प्लेन्स पर होता है। These lobes are between the principal axis and these are known as T2G orbitals। ये जो तीनों d ऑर्बिटल्स हैं, इनकी लोब्स एक्सिस के बीच में स्थित होती है और इन्हें कॉमनली T2G ऑर्बिटल्स के नाम से भी जाना जाता है। The dx square minus y square orbitals have also 4 lobes of high electron density along the x and y axis। चौथा d ऑर्बिटल dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ऑर्बिटल की भी 4 लोब्स होती हैं, जो वो भी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती हैं और वो भी x और y एक्सिस पर होती हैं। दीज ऑर्बिटल्स एग्जैक्टली लाइक dxy ऑर्बिटल एक्सेप्ट दैट इट इज़ रोटेटेड थ्रू 45 डिग्री अराउंड द एक्सिस। ये बिल्कुल dxy जैसे ही होते हैं, लेकिन एक अंतर होता है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस से 45 डिग्री के घूर्णित अक्ष पर उपस्थित होती हैं। The dz square orbital consists of 2 lobes along the z-axis with a ring of high electron density in the xy plane। पांचवा d ऑर्बिटल जो कि dz स्क्वायर होता है, उसकी 2 लोब्स होती हैं और वो z एक्सिस पर होता है, और उस पर एक रिंग या एक वलय भी होती है जो कि हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व वाली होती है, और वो xy प्लेन पर स्थित होती है। और इन दोनों ऑर्बिटल्स को, यानी कि dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर को कॉमनली हम Eg ऑर्बिटल्स के नाम से जानते हैं। अब इन पांचों d ऑर्बिटल्स की जो स्ट्रक्चर है उसको हमने अपनी स्लाइड में दिखाया है। ये 5 d ऑर्बिटल्स हैं, इनमें आप देखिए dxy, dyz और dxz, इनकी ओरिएंटेशन बिटवीन द एक्सिस है, और dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर का अलोंग द एक्सिस है।
इस तरह से इन d ऑर्बिटल्स की स्ट्रक्चर हम समझ सकते हैं। अब इन d ऑर्बिटल्स के ओरिएंटेशन के बाद जो हमारी हेडिंग है वो स्टार्ट होती है। अब हमारे लिए उसे समझना कंपैरेटिवली काफ़ी आसान होगा। In an octahedral complex, the metal ion occupies the center of the octahedron, and the ligands are situated at the 6 corners. The 3 axes x, y, and z point along the corners of the octahedron. एक अष्टफलकीय संकुल में मेटल आयन एक अष्टफलक के बीच में स्थित होता है और 6 लिगेंड्स, क्योंकि एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है इसका मतलब एक सेंट्रल मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर या उसकी उप सह संयोजन संख्या 6 होगी, अर्थात उसके चारों ओर 6 लिगेंड स्थित होंगे। इन 6 लिगेंड्स की पोजीशन क्या होगी? ये उस ऑक्टाहेड्रन के 6 कॉर्नर्स पर उपस्थित होते हैं और 3 एक्सेस इन कॉर्नर्स के अलोंग होती हैं। इस स्थिति को थोड़ा और क्लियर करते हैं। इनिशियली द 5d ऑर्बिटल्स विल नो लॉन्गर बी ऑफ सेम एनर्जी। द अरेंजमेंट ऑफ d ऑर्बिटल शोज दैट द 2 lobes of the dz square orbitals and the 4 lobes of dx square minus y square orbitals point directly towards the corner of the octahedron, where the negative charge of the ligands are concentrated. पांचों d ऑर्बिटल्स डीजेनरेट होते हैं, ये हमने बात की थी, लेकिन इनिशियली जब लिगेंड्स उसके चारों ओर आते हैं तो उनकी ऊर्जा समान नहीं रह पाती। अरेंजमेंट d ऑर्बिटल्स का अगर हम ऑक्टाहेड्रन में देखें तो हम ये बहुत क्लियरली देख पा रहे हैं कि dz स्क्वायर की दोनों लोब्स और dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ऑर्बिटल की चारों लोब्स का ओरिएंटेशन इस प्रकार है एक्सिस पर कि वो कॉर्नर्स को डायरेक्टली अप्रोच कर रही हैं। किन कॉर्नर्स को? जहाँ से नेगेटिवली चार्ज लिगेंड या लिगेंड का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेटेड है या केंद्रीकृत है। एंड द रिमेनिंग 3 ऑर्बिटल्स आर इन बिटवीन द एक्सेस, और जो बाकी 3 ऑर्बिटल्स हैं यानी dxy, dyz और dxz वो इन अक्षों के बीच में स्थित है। इसको हम एक चित्र की सहायता से भी समझ सकते हैं। ये एक 3 डायमेंशनल चित्र है, पिक्चर है, जिसमें आप देखिए तीनों एक्सिस में z एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस, जिनको कि सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है, उसमें आप देखेंगे कि लिगेंड्स का ओरिएंटेशन बिल्कुल उसी सीध में है जहां मेटल के d ऑर्बिटल्स की लोब्स ओरिएंटेड हैं। इस चित्र के बाद हमें थोड़ा सा और इस चीज़ को इलाबोरेट करते हैं। एज द 2 लिगेंड्स अप्रोच द सेंट्रल मेटल आयन along the axis, the Eg orbitals are repelled more than the T2G orbitals. अब जब 6 लिगेंड्स में से ये 2 लिगेंड्स जो कि ओरिएंटेड हैं along the axis या अक्ष के ऊपर, वो जब सेंट्रल मेटल आयन के पास पहुंचते हैं तो उनमें और मेटल आयन के d ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हैं उनके बीच प्रतिकर्षण होता है, और ये प्रतिकर्षण उन रिमेनिंग 3 T2G ऑर्बिटल्स यानी कि dxy, dyz और dxz की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है। इन अदर वर्ड्स, द एनर्जी ऑफ dz स्क्वायर एंड dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ऑर्बिटल इंक्रीजेस मच मोर देन dxy, dxz एंड dyz ऑर्बिटल। अर्थात दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो जहाँ रिपल्शन ज़्यादा होगा वहाँ ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगी, अर्थात dz स्क्वायर और dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर के जो कक्षक हैं उनकी ऊर्जा dxy, dxz और dyz से ज़्यादा हो जाएगी। ग्रेटर द रिपल्शन बिटवीन सिमिलर चार्ज, ग्रेटर इज़ द इंक्रीज इन एनर्जी। ये बात हम जानते हैं कि यदि सिमिलर चार्ज समान आवेश के बीच प्रतिकर्षण ज़्यादा होता है तो ऊर्जा भी ज़्यादा हो जाती है। Thus, in octahedral complex, the 5d orbitals split up into 2 sets. अर्थात एक अष्टफलकीय संकुल में 5d ऑर्बिटल्स 2 समूहों में, 2 ग्रुप्स में बट जाते हैं। One set consisting of higher energy and the other set consisting of lower energy. एक ग्रुप जिसकी की ऊर्जा
उच्च हो जाती है, बढ़ जाती है, और दूसरा सेट जिसकी ऊर्जा कम हो जाती है। दिस रिप्रेजेंट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये एक अष्टफलकीय संकुल में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन को प्रदर्शित करता है, जिसे हम इस आने वाले डायग्राम से भी समझ सकते हैं। इस डायग्राम में आप देखिए 5 d ऑर्बिटल्स हैं जो डीजेनरेट हैं। जब ये लिगेंड फील्ड में या क्रिस्टल स्फेरिकल फील्ड में आते हैं तो इनकी ऊर्जा एवरेज एनर्जी लेवल पर आ जाती है। इन पांचों d ऑर्बिटल को जब लिगेंड अप्रोच करता है तो जैसा अभी हमने ओरिएंटेशन में देखा कि T2g ऑर्बिटल यानी कि dxy, dyz और dxz एवरेज एनर्जी लेवल से नीचे आते हैं क्योंकि वो कम रिपल्शन या कम प्रतिकर्षण महसूस करते हैं, तथा Eg ऑर्बिटल्स मतलब dx² - y² और dz² क्योंकि प्रतिकर्षण ज़्यादा महसूस करते हैं इसलिए वो उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं, और इस तरह से 2 सेट में स्प्लिटिंग हो जाती है। इस स्प्लिटिंग का जो सेंट्रल पॉइंट है जिसमें हम नो स्प्लिटिंग स्टेट को देख रहे हैं वो कहलाता है बैरी सेंटर, और इसमें इस बैरी सेंटर से एक उच्च ऊर्जा स्तर पर है यानी कि +0.6 डेल्टा और दूसरा -0.4 डेल्टा। ये डेल्टा या DQ क्या है ये अभी हमें थोड़ा सा आगे और जब हम बढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। The energy difference between two sets of orbitals T2g and Eg is called crystal field splitting energy. T2g और Eg ऑर्बिटल्स के जो 2 सेट्स बने हैं उनके बीच के ऊर्जा के अंतर को क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहते हैं, जिससे CFSE से भी लिखा जाता है। सिम्बॉलिकली इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज डेल्टा और इसका सिंबल है डेल्टा। द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इज ऑल्सो मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ 10 DQ एंड द 2 यूनिट्स आर रिलेटेड एज। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को 10 DQ से भी नापा जाता है, और इनके बीच जो संबंध है वो क्या है कि डेल्टा इक्वल्स टू 10 DQ, यानी कि जो CFSE डेल्टा है वो 10 DQ के या 10 DQ के बराबर होती है। द क्रिस्टल स्प्लिटिंग occurs in such a way that the average energy of d orbitals does not change. जो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन है वो इस प्रकार से होता है कि d ऑर्बिटल की औसत ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं आता, एंड दिस इज नोन एज द बैरी सेंटर रूल विच इज सिमिलर टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी टाइप रूल। इसे बैरी सेंटर रूल भी कहते हैं जो कि गुरुत्व केंद्र के नियम के जैसा होता है। इट मीन्स दैट द डिक्रीज इन एनर्जी मस्ट बी बैलेंस्ड बाय द करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन अदर सेट। अर्थात एक भाग में ऊर्जा में जितनी कमी होती है वो दूसरे भाग में ऊर्जा में हुई वृद्धि से संतुलित हो जाती है। देयरफॉर इन टर्म्स ऑफ टोटल एनर्जी 10 DQ द एनर्जी ऑफ each 2 Eg orbital is raised by 6 DQ and the energy of the 3 T2g orbital is lowered by 4 DQ। दूसरे शब्दों में हम कहें कि जो टोटल एनर्जी, जो कुल ऊर्जा जिसे कि हम 10 DQ कह रहे हैं, वो किस प्रकार से मानी जाएगी कि जो Eg ऑर्बिटल की वृद्धि है वो 6 DQ हुई है और जो T2g ऑर्बिटल में ऊर्जा में कमी हुई है वो 4 DQ के बराबर है। द अमाउंट ऑफ स्टेबलाइजेशन प्रोवाइडेड बाय स्प्लिटिंग ऑफ द d ऑर्बिटल इनटू 2 लेवल्स इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ये जो ऊर्जा होती है जो कि d ऑर्बिटल्स के 2 लेवल्स में 2 स्तरों में विपाटन के बाद मिलती है उसे CFSE या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्थायीकरण ऊर्जा भी कहते हैं। तो आज की इस